नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट यानी कि पॉश एक्ट को बने हुए 1 दशक हो गए हैं। हाल ही में द मिंट में एक रिपोर्ट छपी जिसमें यौन उत्पीड़न या यौन शोषण के मामलों में 70% का उछाल देखा गया है। साल 2023 में पिछले साल के मुकाबले यौन शोषण की 70% ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। और इस लिस्ट में भारत की बड़ी आईटी कंपनियां हैं, आईटी फर्म हैं, बैंक शामिल हैं, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। तो यौन शोषण के बढ़ते हुए जो मामले हैं वो चिंताजनक हैं, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि अब ज्यादा मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी कि अब कहीं ज्यादा लड़कियां और महिलाएं सामने आकर इसकी शिकायत करने की हिम्मत जुटा रही हैं, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। तो फिर क्या हम इस बारे में खुद को शाबाशी दे सकते हैं? शायद नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चेताया है कि पॉश एक्ट को लागू करने में काफी अनिश्चितता दिखती है और साथ साथ गंभीर चूक, बहुत बड़े लैप्सेस। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इस बात की जांच की जाए कि सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें आंतरिक शिकायत की कमेटी बनी है या नहीं, जो इस एक्ट के तहत हो, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो पॉश एक्ट में दिए गए गाइडलाइंस के आधार पर बनाई जाए, और साथ साथ एक स्टेटस रिपोर्ट भी इस पर मांगी गई है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे दफ्तर हैं जहां अभी भी कोई आंतरिक कमेटी नहीं बनी है जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों को सुन सके। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 4 मई को एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह सामने आया कि भारत के 30 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में से 16 में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है, जबकि 2013 के पॉश एक्ट के तहत ये कानूनन जरूरी है। आपको याद होगा हाल ही में जो महिला पहलवानों का मुद्दा उठा, तो फिर बॉक्सर मैरी कॉम के नेतृत्व में एक कमेटी बनी जो महिला पहलवानों की WFI अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच कर रही थी। और इस कमेटी की जांच में यह भी पता चला कि भारतीय कुश्ती संघ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी ICC नहीं है। ऐसे ही कई और मामले मीटू के दौरान भी सामने आए हैं। क्या इनमें सजाएं हुई हैं? जबकि पॉश एक्ट के तहत हुई शिकायतों के खिलाफ फौरन कार्रवाई हुई नहीं है। जब तक ऐसी कार्रवाई फौरन ना हो और मिसाल कायम करने वाली सजाएं नहीं होती, तब तक ये काफ़ी नहीं है। इसलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि बड़ी कंपनियों में बड़े हैं यौन उत्पीड़न के मामले, क्या ये बढ़ती रिपोर्टिंग की वजह है? और यौन शोषण की बढ़ती रिपोर्टिंग के बाद क्या हम इससे निपटने के लिए बेहतर तैयार हैं? तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल है तमाम जानकारों का। आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुई हैं देवीना सेन गुप्ता जो डेप्यूटी एडिटर हैं द मिंट की, उर्वशी वर्मा एक्सपर्ट टैलेंट एक्विजिशन हमारे साथ जुड़ी हैं, रंजना कुमारी जो डायरेक्टर हैं CSR की, विशाल केडिया पॉश एक्सपर्ट हैं इस एक्ट के बारे में, कुमार मयंक फाउंडर हैं जिम्यो, प्रियंका सिन्हा वकील हैं, उर्वशी वर्मा जो है वो एक्सपर्ट है टैलेंट एक्विजिशन के। तो ये तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। देवीना, आपसे शुरुआत। जो मिंट की ये रिपोर्ट, ये स्टडी जो सामने आई, आप की ये रिपोर्ट है, इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में कुछ हमें डिटेल्स बताएं कि ये फाइंडिंग्स जो है उससे आपको क्या समझ में आया? क्या रिपोर्टिंग बढ़ी है, या ये जो मामले अगर बढ़े हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, और वो भी इन बड़ी कंपनियों में, उसकी वजह क्या समझ में आई? थैंक यू। इसको 2 तरह से देखा जा सकता है। पहली बात तो ये है कि हाँ 70% बढ़ा है ये रिपोर्ट हैरेसमेंट का। तो इसका मतलब ये है कि एड्रेसल सिस्टम्स जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं कंपनीज में। और दूसरी तरफ से ये देखा जा सकता है कि
इट इज वरिंग, मतलब ये जरूरी है कि हम लोग ये सोचे कि इतने सारे केसेस जो हो रहे हैं, जब अभी हाइब्रिड से हम लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इतने सारे जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन हैरेसमेंट जो कोर है वो अभी भी हो रहा है, उसकी तादाद अभी भी बढ़ रही है। तो इसको दो तरह से देखा जा सकता है, इट इज नॉट वन और द अदर। दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आप ये भी पता चलता है कि ये जो तमाम बड़ी कंपनियों के नाम हैं देवीना, क्या उसमें ये कमिटीज़ हैं जो कि पॉश एक्ट के तहत में ज़रूरी हैं? और अगर ये कमिटी हैं बहुत सारी, जैसा हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स फेडरेशन जो स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ताज्जुब है कि 30 में से 16 में नहीं है। तो ये जो बड़े दफ्तर हैं, अगर उसमें ये कमिटी बनी है जो पॉश एक्ट के तहत ज़रूरी है, तो ये किस तरह के काम कर रही हैं और इनसे क्या और बेहतर हुए हैं हालात? हाँ, ये जो कंपनीज है ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज है और ये इंडिया के सबसे बड़ी कंपनीज है। और आप देख रहे हैं कि ये आईटी कंपनीज है, बैंक्स है और बहुत ही जाने माने कंपनीज है, लेकिन इनमें ये इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन कमिटीज है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको केसेस सामने आ रहा है। और इन केसेस में ये भी दिखाया जाता है कि कितने कंक्लूड हुए हैं। जैसे फिस्कल 23 में 600 के ऊपर केसेस कंक्लूड हुए हैं, वो शायद उस साल के हैं या तो उसके पहले वाले साल की भी कंटिन्यूएशन है। तो कंपनीज ये इम्प्रूव अपना रिपोर्टिंग कर रही है कि आपको बता रही है कि हमारे यहाँ पे इतने केसेस हुए हैं और इतने हमने कंक्लूड किए हैं। सो दिस इज अ साइन, दिस इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव साइन। बिल्कुल, ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है और यही सवाल उठता है अब कि ये जो दिख रहा है एक पॉजिटिव साइन तो है, पर क्या ये हमारे लिए काफ़ी है जब तक कि सज़ाएं नहीं होती हैं? प्रियंका सिन्हा, इन मामलों में ये कानून बना, इसको 1 दशक जो है वो बीत चुके हैं, पॉश एक्ट, ये ज़रूरी है कि तमाम सरकारी संस्थाओं में ये हो, तमाम बड़ी जगहों पर ये हो। और अगर कानून बन भी जाता है तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया है कि कैसे सीरियस लैप्सेस हैं, गैप्स हैं और ये कानून जो है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा। तो इसको कहा गया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज में कि इसको अच्छी तरह से लागू किया जाए। किस तरह के मामले से आए हैं कि सामने आए हैं, किस तरह के लैप्सेस हैं? इस कानून अगर ठीक से इम्प्लीमेंट हो तो इसमें सजाएं हो सकती हैं कैसी, आपसे जानना चाहूंगी। तो पहला बात है कि एक जो कोविड के वजह से जो वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ है, वर्क फ्रॉम होम गाइडलाइंस नहीं है। काफी ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी हाइब्रिड मॉडल में काम कर रहे हैं। सो डेफिनेशन जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट, अगर घर से कोई चैट से या किसी भी तरीके से अगर कुछ हरासमेंट होता है तो वो चीज अभी भी पॉश एक्ट के उसमें इंक्लूड नहीं है। दूसरा बात है कि आज के दिन में काफी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इंस्टॉल नहीं कर पाए अभी भी वो फेथ लोगों में कि अप्रोच कर पाए। रिपोर्टिंग बढ़ा है विच इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, बट वो अप्रोचेबल अभी भी होना चाहिए। सो इट इज नॉट ओनली कि एचआर का जिम्मेदारी है, आई फील इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोमोटर्स या लीडर्स जो भी है उनको भी ये एक सेंटर स्टेज होना चाहिए ताकि लोग आगे आ पाए ये सब प्रॉब्लम्स को वॉइस करने के लिए। एंड द अदर थिंग इज वर्कशॉप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अ वन टाइम अफेयर कि एक बार कर दिया और एम्प्लॉयज को समझा दिया कि क्या है प्रोविजंस। ये टाइम टू टाइम होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो साल में 2 बार, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जी जी, विशाल केडिया, ये पॉश एक्ट जो है ये लगभग इसको 10 साल हो गए हैं बने हुए। तो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है इसमें ये बहुत जानना ज़रूरी है कि ये पॉश एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जिसको हम पॉश कह रहे हैं, उसके तहत क्या कानून है, क्या क्या होना चाहिए, किन किन तरह के मामलों में इसमें शिकायत की जा सकती है, किन मामलों में सज़ाएं हो सकती हैं, क्या मैक्सिमम सज़ा है इसमें, तो इसके बारे में हमें जानकारी दीजिएगा। देखिए, हर कंपनी के अंदर काफी चीजें की जानी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी होनी चाहिए हर कंपनी के अंदर, और सब एम्प्लॉयज को मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास ऐसी पॉलिसी कंपनी के अंदर। दूसरा, हर कंपनी के अंदर आपकी ऑफिस के अंदर आपको पोस्टर्स लगाने हैं जिसके कारण दुनिया को मालूम रहे कि भाई हमारे यहाँ ये बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। और दूसरा, अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं तो आपके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा।
तो कमिटी ये भी होने की मैं जानना जरूरत। चाहती हूँ कि क्या है सेक्सुअल हरासमेंट, कैसे समझा जाए कोई इसमें जैसा अभी अभी प्रियंका बता रही थी कि वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल में भी लोग काम कर रहे हैं, तो ये इसके तहत में नहीं है। अगर कोई किसी को कुछ इस तरह के मैसेजेस भेजे, चैट हो, तो ये तो इस एक्ट में भी नहीं आता। इसलिए जानना जरूरी है कि इस सेक्सुअल हरासमेंट से क्या मतलब हुआ। तो सेक्सुअल हरासमेंट जो आपने बताया चैट है, जो वर्क फ्रॉम होम है, एक्चुअली राजस्थान हाई कोर्ट का एक जजमेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, जिसके अंदर बोला गया है कि ये जो इंटरैक्शन सोशल मीडिया में होते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, उसको भी वर्क प्लेस माना जाएगा और उसके से भी कंप्लेंट्स हो सकती है। जो आपने दूसरा चीज पूछा कि क्या क्या टाइप के एक्शन लिए जा सकते हैं, तो उसमें बोला गया कि कोई भी मतलब कमिटी के डिस्क्रिप्शन पे है कि राइट फ्रॉम वार्निंग से लेकर टर्मिनेशन तक कमिटी को जो भी उचित लगे वो वैसा रिकमेंडेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा बिकॉज औरत के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, कमिटी ये भी रेकमेंड कर सकती है कि जिसने उनके साथ गलत व्यवहार किया है उनको, लेडी को मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन भी देना पड़े, तो उसका भी प्रावधान लॉ में किया गया है। कुमार मयंक, किस तरह की कंपनियों में इसके बाद से क्या बदलाव आए हैं, क्या इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कैसे वर्क प्लेसेस को और सुरक्षित बनाया जा रहा है? और ये जो एक आंकड़ा दिखता है पिछले साल यानी कि साल 2022 के मुकाबले जो आंकड़े आए हैं जिसमें 70% उछाल देखा जा रहा है सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में, इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपको क्या तस्वीर दिखाता है? देखिए नगमा जी, हम काम करते हैं लघु और मध्यम कंपनीज के साथ, जहां पे विमेन वर्कफोर्स भी उतना ही है जितनी बड़ी कंपनियों में। अभी हम स्टडी जो हमने देखी है, जिसपे ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें 23 बड़ी कंपनियों में हमने देखा है कि ग्रोथ हुई है, कि इनमें ऐसे केसेस आए। बट ऐसा नहीं है कि स्मॉल कंपनियों में भी ये केसेस नहीं आ रहे हैं। सारे कर्मचारियों को जैसे जैसे इस कि पॉश एक्ट के बारे में पता चल रहा है, वो भी अपनी आवाजें उठा रही। और टूल्स है, मेरी कंपनी ऐसी टूल बनाती है जो ऐसी छोटी और मध्यम कंपनियों में भी ये अप्लाई हो रहा है। और इनफैक्ट जो युवा अब डायरेक्टर बन रहे हैं, एमडी बन रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं हमें अनोनिमसली, अगर ऐसा कोई केस है, क्योंकि मेरे कंपनी में 10,000 लोग हैं, मुझे विजिबिलिटी नहीं मिलती है नीचे की, तो ये अब अपटेक किया जा रहा है, इसे निवारण की तरफ लिया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे कि जिन सालों में इसका निवारण हुआ है, जैसे 590 केसेस में से 570 केसेस रिजॉल्व हो गए थे 2022 में, तो उस साल कम आए केसेस बनिस्पत जो अभी नया साल आया 2023 में। अगर आप देखेंगे तो निवारण सिर्फ 90% रह गया, 95% केसेस के रिजोल्यूशन के कंपेयर में। तो यही ट्रेंड है छोटे और लघु और मध्यम कंपनियों में भी। बट अभी अच्छा टेक है, केसेस आना अच्छी बात है, ये मेरा ओपिनियन है इसके बारे में। ठीक है, उर्वशी आपको क्या लगता है इसमें? केसेस आना अच्छी बात है, रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। पिछले 2-3 सालों से ज्यादातर जो लोग थे वो घर से काम करते थे, इन बड़ी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम था, अब ये वापस लौट कर आए हैं, तो ये क्या मामले इस वजह से अब बढ़ रहे हैं? रिपोर्टिंग ज्यादा, दोनों चीजें हैं, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है, जाहिर सी बात है। रिपोर्टिंग भी ज्यादा हो रही है, महिलाएं हिम्मत कर रही हैं खुलकर सामने आने का भी, पर जो वर्क प्लेसेस हैं उनमें कितनी ज्यादा जागरूकता है इस बात को लेकर? अगर ये हम देखते हैं कि भारत में जो स्पोर्ट्स की संस्थाएं हैं उनमें से ही 30 में से 16 में कोई इंटरनल कमिटी नहीं है, यानी कि जागरूकता कम है काफी अभी भी। ये दबाव नहीं है कि कानून है और सबको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है वो बनाने चाहिए, तो ऑफिसर्स के क्या माहौल दिखता है? अभी पिछले 10 सालों में काफी कंपनियों ने ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, पॉश एक्ट इंप्लीमेंट किए हैं, बट रिपोर्टिंग ज्यादा होने से, जागरूकता बढ़ने से, मीडिया में ये सब चीजें आने से डेफिनेटली एक अर्जेंसी होती है और एक प्रेशर होता है छोटी कंपनियों में जो ये चीज अभी फॉलो नहीं कर रही हैं। जब ज्यादा लोगों को पता चलता है कि ऐसी चीजें अवेलेबल हैं वुमेन को हेल्प करने के लिए, तो छोटी कंपनियों में काम करने वाली महिलाएं भी वो चीजें अपने मैनेजमेंट से मांगेंगी और उनको भी अर्जेंसी रहेगी इन पॉलिसीज और पॉश एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की, इंटरनल कमेटी बनाने की। चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी, हैरेसमेंट तो कहीं भी हो ही सकता है। सो सभी कंपनियों को मेक श्योर करना है दैट दे हैव दोस पॉलिसीज। और मुझे लगता है कि कंपनी में तो अवेयरनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं,
लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, आईसीसी बना रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं उसके तो बारे अगर में हम और लोगों आपकी को बात जागरूकता करें, दे रहे हैं। आपके वर्क प्लेस की बात करें तो वहां पर कितने समय में क्या होता है प्रैक्टिकली? अवेयर किया जाता है, पैम्फलेट्स लगते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं? डेफिनेटली वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग होती है, सभी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग होती है, उन्हें बताया जाता है कि उनके राइट्स क्या हैं, क्या चीजें एज अ बिहेवियर एक्सेप्टेड हैं, क्या चीजें एक्सेप्टेड नहीं है, क्या करने से गलत प्रभाव पड़ सकता है और क्या चीजें कंप्लेन के रूप में बदल सकती हैं। तो कई बार लोग अनजाने में भी ऐसी हरकत कर देते हैं जो कि एक महिला को हैरेसमेंट जैसे फील होता है। तो वो सारी चीजें भी जागरूकता फैलाती हैं ट्रेनिंग में, और आईसीसी कमेटी को एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो भी कोई भी रिपोर्ट को जब भी एड्रेस करें, क्या सोल्यूशन निकलेगा उसका, वो नॉन बायस्ड रहे, उनके मन में कोई भेदभाव ना रहे और वो सही रिपोर्टिंग कर सके। वो गलत रिपोर्टिंग ही तो नहीं हुई है, कहीं महिला ने कुछ एक्स्ट्रा ही तो नहीं सोच लिया और गलत रिपोर्टिंग कर दी। अदर देन दैट मुझे लगता है ये मीडिया में जो हम इसके बारे में बातें कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं, महिलाओं को उनके परिवार से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए वो उस बारे में खुलकर बोल सकती हैं। पहले परिवार से ही सपोर्ट नहीं मिलता था, अगर कोई परेशानी हुई घर वाले ही कह देते थे अरे नौकरी छोड़ दो, घर पे बैठ जाओ, पढ़ाई करने लगो। लेकिन अभी घर वाले सपोर्ट करते हैं, उनके हस्बैंड्स, फादर्स और भी फैमिली मेंबर्स उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें भी मालूम है। जी रंजना जी, इस पर आपका ओपिनियन लेना चाहूंगी। जो बात अभी सामने उर्वशी रख रही हैं कि परिवार से भी सपोर्ट मिलता है और इसलिए भी महिलाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं में जो हिचक है वो कम हुई है। लेकिन ये भी इन्होंने साथ में कहा कि कई बार ये भी डर रहता है कि कहीं महिलाओं ने कुछ ज्यादा तो नहीं समझ लिया, जो ऐसी शिकायतें हो गई जो शायद हरासमेंट में नहीं थी। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या इस दायरे में आता है, इस तरह की चीजें जो हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट मानी जाती हैं, और इस पॉश एक्ट के बाद क्या बदलाव देखती हैं आप? देखिए, पहले तो सबसे जरूरी ये है कि ये मैंडेटरी है कि हर संस्था, हर कंपनी, हर सरकारी विभाग, हर जगह ये कमेटी बननी चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद ये मैंडेटरी है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल बनाना ही है आपको, फिर भी इतनी सारी जगहों पर ये कमेटियां नहीं बनी हुई हैं, तो फिर उनके खिलाफ जो कार्यवाही होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी ये कि जो ये मान लिया जाता है कि महिलाएं शायद गलती से, शायद नासमझी में, शायद उनके साथ वैसी हरकत नहीं थी, फिर भी उन्होंने मान लिया। लेकिन हम लोग लगभग भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर की 40 कंपनियों में हमारे यहाँ से सदस्य हैं हम लोग, जिसमें कि सरकार की बड़े बड़े मंत्रालय शामिल हैं, आरबीआई शामिल, बहुत बड़े बड़े मतलब संस्थान शामिल हैं। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दो चीजें होती हैं, महिलाएं कभी भी अनजाने में शिकायत नहीं करती, क्योंकि शिकायत का बड़ा खामियाजा उनको भरना पड़ता है। मी टू मूवमेंट से ही आप समझ लीजिए कि जो मी टू मूवमेंट में जो महिलाएं सामने आई उनको कहाँ न्याय मिला। तो ये इसलिए कोई भी महिला जब इस तरह की शिकायत करती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण जरूर होता है। ये जो विमेन विक्टिम ब्लेमिंग वाली मानसिकता यहाँ भी चलती है और ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि महिला आगे आएगी ही नहीं अगर उसको कभी न कभी इस तरह की हरकत का सामना नहीं करना पड़ा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है वो सिर्फ रेफरल है, मतलब हमने एक बार इन्वेस्टिगेशन कर ली और अब हम एचआर को या उनकी कंपनी के जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उन तक हमने वो फाइल आगे बढ़ा दी कि हाँ हमको सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, ये हमने पाया। तो उसके बाद जो निर्णय लेना है कि उनके साथ क्या सजा दी जाए, उनको किस तरह का, तो उसमें फिर महिलाएं वहां पर फिर महिलाओं के साथ ही गलत होता है, क्योंकि उनको हमें अक्सर कहा जाता है कि आप विभाग बदल लीजिए, आप इस जिले से बाहर चले जाइए, इस पोस्ट से आप अपने को हटा लीजिए, आप उस कमरे में जहां बैठती हैं वहां से आप दूसरी जगह चले जाइए। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आप ये समझ लीजिए जितने पुरुष हैं वो सब एक साथ हो जाते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है। और आजकल तो आश्चर्य की बात है, अगर सीनियर महिला है तो वो भी सोचती है कि नहीं इसने तो गलत कहा है। तो ये जो एक मानसिकता भी हमारी है कि महिला की बात को भरोसा ना करो, वो जो कह रही है वो शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से कह रही है। लेकिन मैं एक नगमा बस एक बात, आखिरी बात ये कहना चाहती हूँ कि देखिए अभी धड़क थोड़ा सा खुली है, महिलाएं सामने आई हैं, लेकिन इतनी हैरेसमेंट हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में हो रही है, तो इसका मतलब ही कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में कमी है। कहीं ना कहीं उन्होंने इंडक्शन के लेवल पे ये बात नहीं कही है कि 0 टॉलरेंस फॉर एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये बात अभी तक लोगों के दिमाग में गई नहीं है, तभी तो इतने सारे केसेस आ रहे हैं साहब। जी
जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस पर हम चर्चा जारी रखेंगे और इसको समझेंगे एक ब्रेक के बाद भी। जो रंजना जी ने कही कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में, इसमें विप्रो है, इसमें बड़े बैंक्स हैं, कोटक बैंक है, HDFC है, इन तमाम जगहों पर अगर इतने बड़े पैमाने पर अभी भी हरासमेंट हो रही है, भले वो शिकायत सामने आ रही हो, लेकिन हो रही है हरासमेंट, उत्पीड़न जो है, यौन उत्पीड़न, तो वो क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है, ये संदेश पे कमी है कि जीरो टॉलरेंस होगा इन चीजों के खिलाफ। एक ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे, ये भी समझेंगे कि इसके तहत जिन जगह पे कमिटियां बनती भी हैं, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, शिकायतें होती हैं, तो फिर सजाएं कितनी होती हैं शिकायतों के बाद, किस तरह की सजा होती है, फिर महिलाओं का क्या होता है जो शिकायतें करती हैं। एक ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो सेक्सुअल हरासमेंट के मामले हैं उनमें एक उछाल देखा गया है बड़ी कंपनियों में, और इसकी एक वजह यह हो सकती है कि शिकायतें ज़्यादा हो रही हैं, महिलाएं सामने आ रही है, इसकी रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। दूसरी बात ये भी कि चिंताजनक है कि इन बड़ी कंपनियों में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या ये संदेश साफ नहीं है बड़ी बड़ी कंपनियों में भी कि इसके प्रति ज़ीरो टॉलरेंस होगा? और हमारे साथ जो पैनल है उसमें ख़ास करके मैं शुरुआत करना चाहूँगी उर्वशी वर्मा और कुमार मयंक से, क्योंकि आप दोनों लोग इससे जुड़े हुए हैं, हायरिंग प्रोसेस जो होती है। उर्वशी वर्मा, आप हेड हैं और आप एक्सपर्ट हैं, टैलेंट एक्विजिशन के आप हेड हैं, और ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो नई टेक्निक्स हैं, हायरिंग टेक्निक्स, वो क्या हैं? सीनियर लेवल पे भी जब रिक्रूटमेंट होता है तो किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, और क्या बदलाव देखती हैं आप इन हायरिंग पॉलिसीज में, खास करके सीनियर लेवल पे? तो अभी तो काफी सारे नए टूल आ गए हैं मार्केट में जो कि हमें बायसेस रिमूव करने में हेल्प करते हैं। कोई भी पहले से सोच के नहीं कर सकता कि ये महिला का प्रोफाइल है या किसी पुरुष का प्रोफाइल है, उसने क्या क्या है ना, वो किस जगह को बिलोंग करता है। तो बेसिकली हम स्किल्ड फोकस्ड हायरिंग को प्रमोट करते हैं, और उसकी जो क्वालिटीज हैं उस कैंडिडेट की, पहले हम उसे ही एसेस करते हैं ऑन रेज्यूमे पे, उसके बाद ही एक्स्ट्रा प्रोसेस करते हैं। जब भी हमारे पास कोई महिला कैंडिडेट है, हम मेक श्योर करते हैं कि कोई एक महिला पैनलिस्ट रहे इंटरव्यू में, और वो अंडरस्टैंड करे कि हमारे कंपनी का कल्चर और इस महिला की जो भी जरूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एवरीबडी हैज डिफरेंट नीड्स डिपेंडिंग ऑन उनका भी करियर पे कहाँ पर है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हम उस चीज को केटर कर पाएंगे। सभी ऑर्गेनाइजेशंस, जहां तक मुझे पता है, वो कोशिश करती हैं कि वो एक कल्चर प्रोवाइड कर सके हर कैंडिडेट को, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके और अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी सपोर्ट कर सके। सो ये चीजें हेल्प करती हैं रिमूव करने में बायसेस, और उस समय हमें ये फोकस नहीं रहता है कि उस कैंडिडेट का जेंडर क्या है। आपने कहा कि एक सेकंड, आपने कहा बहुत सारे टूल्स भी ऐसे आए हैं जो बायसेस को हटाने में मदद करने की बात आप कह रहे हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस हो सके, एक अच्छा माहौल मिले महिलाओं को काम करने के लिए। तो ये किस तरह के टूल्स की आप बात कर रही हैं जो इन बायसेस को पहचान सकते हैं और उनको दूर करने में मदद करते हैं? बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल अब मार्केट में आ चुके हैं जो कि रेज्यूमे को पढ़ने में हमें मदद करते हैं। अब रिक्रूटर को एक एक रेज्यूमे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम टूल के थ्रू फाइनलाइज कर सकते हैं कि इस रेज्यूमे में ये स्किल्स हैं, तब हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव की उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि सभी प्रोफाइल्स पे, सभी जॉब रोल पे महिलाएं और पुरुष दोनों ही हकदार हैं, और यही प्रमोट करता है एक डाइवर्स वर्कफोर्स बनाने में। बिल्कुल सही कहा आपने। कुमार मयंक, आपका जो फर्म है, आप ज़िमियो के फाउंडर, और ये जो है ये क्लाउड बेस्ड एचआर फर्म की तरह भी है, तो ये जो अब एचआर की जो पॉलिसीज हैं वो वर्क प्लेस को महिलाओं के लिए सुरक्षित, सेफ और बराबर की जगह बनाने के लिए किस तरह बदली हैं? क्या आप हमें कुछ उदाहरण दे पाएंगे कि किस तरह से ये सेफ बनाती हैं और कितना महत्वपूर्ण है एचआर का रोल इनमें? बिल्कुल। इससे पहले मैं एक रिसर्च है बाय NHRD, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसकी पब्लिकेशन के हिसाब से आपको जानकर ये ताज्जुब होगा नगमा जी और पैनल की, अभी भी सिर्फ 8% लोगों को पॉश एक्ट के बारे में पता है। तो जब तक वो टूल्स इन कंपनियों को मिले ना कि आप पॉलिसी आप ऑनलाइन रख सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम है तब भी आप उसे पढ़ सकते हैं,
उर्वशी जी ने हायरिंग टूल के बारे में कहा, जब तक ऐसे टूल्स मार्केट में होंगे नहीं तब तक लोग इसको यूज कैसे करेंगे, और यही टूल मेरी कंपनी बनाती है। तो जब मैं 2017-18 जब ये टूल लेके मार्केट में जाता था तो लोग बोलते थे हमारे पास, हमें कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, हमारा बस पेरोल रन कर दीजिए, पेरोल सिंपल है और इसमें आपके पास अपनी कथा, आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा अनहोनी, आप उसको बोल भी नहीं पाते थे। आजकल के टूल्स बहुत मॉडर्न है। जैसे हायरिंग का एग्जांपल देता हूँ, आपने एआई टूल है और हमारे पास भी ऐसा टूल है। आपने 10,000 सीवी, सीधे आप जॉब क्रिएट कीजिए, अपलोड कर दीजिए, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। 10,000 सीवी एक साथ रीड होती हैं, सबका मैचिंग स्कोर आ जाता है, मतलब जो स्किल है उसके हिसाब से ये 99% मैच है, ये 0% मैच है। कोई जेंडर, कोई रिलीजन, कोई कोई बायस नहीं इसमें। पहला ये हो गया। दूसरा, आपने पॉलिसी अपलोड की है, पॉलिसी का सही पालन हो रहा है कि नहीं, आप कंपनी वाइड दे सकते हैं। इनफैक्ट कंपनियां एक्नॉलेजमेंट ले सकती हैं। मेरे पास 200 लोग हैं, मेरे को 200 लोगों से एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है डे 1, और 200 या 2,000 हो, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है जी ये पॉश पॉलिसी आपने पढ़ा है कि नहीं। ट्रेनिंग मटेरियल ऑनलाइन है, आप जैसे ही हायरिंग के बाद आप आते हैं सिस्टम में, वो टूल आपको सारा बता देता है विद पॉलिसीज। और ये तो मैं बस 2-3 मॉड्यूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये इतना, अब हर कंपनियां, जो मैंने जैसे कहा एज अ न्यूजन एमडी और जो प्रोमोटर्स आ रहे हैं, ये मांगते हैं ये टूल, ये बोलते हैं कि हमें हेल्प डेस्क चाहिए। हेल्प डेस्क एक टिकट है जिसमें, बस मैं ये खत्म करना चाहूंगा, जिसमें अनोनिमस रिपोर्टिंग हो सके। तो अब मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होने लगा है, चाहे ये लघु लेवल की, छोटे लेवल की कंपनियां हो या बड़ी लेवल की कंपनियां हो। तो इन न्यू जेन टूल्स का यूसेज अब मेन स्ट्रीम हो गया। थैंक यू। कितना हेल्पफुल हो सकता है इसमें रंजना कुमारी, ये जो टूल्स की बात या टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार कि टेक्नोलॉजी कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए मददगार साबित हो सकती है महिलाओं के लिए भी। तो ये इन दोनों लोगों ने बताया हमें, उर्वशी ने भी और कुमार मयंक ने भी, कि टेक्नोलॉजी किस तरह मददगार इसमें हो रही है। आप क्या रोल देख रही हैं इसमें, और क्या आपको लग रहा है कि इससे मदद मिल पा रही है और इनको कम करने में या सेफर वर्क प्लेस बनाने में मददगार साबित होंगी ये? नगमा जी, दोनों बातें हैं। टेक्नोलॉजी डबल एजेड स्वॉर्ड इस समय है, क्योंकि जहां एक तरफ शॉर्ट लिस्टिंग में, जहां एक तरफ आप तरह तरह से उसका इस्तेमाल करके, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या आपके कोई अपने एप्स हो जिनके जरिए आप सही लोगों को चुन रहे हैं कंपनियों के लिए, और उसमें अगर वो उनकी सीवी फिट बैठती है, वो वर्ड्स उसमें आते हैं, तो फिर वो सिलेक्शन में जाती है। कई तरीके हैं उसके। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, ये ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है। और इसमें ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों की तस्वीरें मॉर्फ हो रही हैं, लड़कियों के तरह तरह के वीडियोस आ रहे हैं। अभी मैं चूंकि तमाम टेक्नोलॉजी कंपनियों के ट्रस्ट एंड सेफ्टी काउंसिल और बोर्ड की मैं मेंबर हूँ, मुझे मालूम है कि वहां पर जो लड़कियां, जैसे मान लीजिए कि चाइनीज लड़की से मैं मिली थी, उसको अचानक अपना ही जो वीडियो है वो पॉर्न साइट पर मिला। तो ये चीजें जो हो रही हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, तो वो भी एक तरह से खतरनाक है। और फिर देखिए, टेक्नोलॉजी के जरिए घर में आप घर बैठ के अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिव तरीका है वो वर्क फ्रॉम होम। हालांकि महिलाओं के लिए मैं उसको बहुत सहूलियत वाला नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी एक इफेक्टिव तरीका है। और उस तरीके का इस्तेमाल करके उसी रास्ते से जाके आप उसकी हैरेसमेंट भी कर रहे हैं, तरह तरह के मैसेजेस भेज रहे हैं, और टाइम पे कॉल कर रहे हैं। बॉस जो है वो ये समझते ही नहीं है कि परिवार की उसकी अपनी जिम्मेदारी है। और अगर आपने, और फिर परिवार के अंदर फिर पति नाराज है कि भाई इस समय क्यों रोज फोन आता है तुम्हारे पास। मतलब बहुत सारे केसेस हम डील कर रहे हैं। इसलिए हमें मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जहां एक तरफ एनेबलिंग हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये डैमेजिंग भी हो रहा है। बिल्कुल, डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार की जो बात होती है, वो दोनों चीज़ें मददगार भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो हरासमेंट होता है वर्क प्लेस में, वो ह्यूमन इंटरेक्शन से भी काफ़ी हो रहा है। उसको कैसे रोका जाए, उसमें सजाएं क्या मिलती हैं, ये भी बात हम समझना चाहेंगे। और जो बात अभी हुई थी कि जो पॉश एक्ट है वो ही नहीं पता है लोगों को, तो ब्रेक के बाद ये कि पॉश एक्ट जो है वो कितनी कंपनियों में लागू है, कहाँ कहाँ पर इसके बारे में जानकारी है, लोगों को क्या जानकारी है, क्या इसके तहत सजाएं हो सकती हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।
तो हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की भी, कि अगर अभी भी बड़ी कंपनियों में सेक्सुअल हरासमेंट इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है तो ये जो कानून बना एक दशक पहले वो कहाँ कहाँ लागू हुआ, कितनी उसके बारे में जानकारी है। विशाल केडिया, इसके बारे में जानकारी के तौर पे आपको क्या लगता है कितनी कमी है और कैसे इसकी जानकारी और होनी चाहिए, खास करके वर्क प्लेसेस में, और जो मुख्य बातें हैं इसकी वो हमें शॉर्ट में अगर आप बताएं कि ये क्या है ये एक्ट। तो इसका बिगेस्ट प्रॉब्लम अवेयरनेस ही है। बड़ी बड़ी संस्थाएं के अंदर भी ट्रेनिंग की जा रही है ऑनलाइन के अंदर, पर उसके बावजूद महिलाओं को मालूम नहीं है कि कौन सी कमेटी के मेंबर्स कौन कौन है। तो आज की तारीख में काफी बड़ी कंपनी में इनको मालूम होगा कि कमेटी है, पर जैसे सबने बताया औरतें काफी हिचकती है कंप्लेन करने के लिए, बिकॉज उनको श्योर नहीं है कि उनको न्याय मिलेगा कि नहीं, और अगर न्याय मिलता भी है तो समय पूर्वक उसका न्याय मिलेगा कि नहीं। दूसरा वो भी एक उनको ये भी जानना जरूरी है कि ये कानूनन हर कंपनी को जरूरी है कि उनके यहाँ एक कमेटी हो, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, और ये पॉश एक्ट के गाइडलाइंस के तहत हो। तो हर कंपनी जिसमें 10 या 10 से ज्यादा मुलाजिम है उनके पास इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। और अगर समझिए कंपनी वो कमेटी नहीं बनाती है तो जो कमेटी के मालिक हैं उनको 50,000 रुपए तक की सजा हो सकती है, और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर बार बार अपने बोलने के लिए कि अगर बार बार अगर बोलने के बावजूद भी अगर वो कमेटी नहीं बनाए तो उनका जो बिजनेस का लाइसेंस है उसको भी रद्द किया जा सकता है। तो कंपनियों के लिए ये काफी सीरियस चीज है। हाँ, पर स्टेट गवर्नमेंट जिनको इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आई थिंक वहां पे काफी चीज करने की गुंजाइश है। बिकॉज अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा और अगर ओवरसाइट होगी तो आई थिंक कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इसका कंप्लायंस करेंगी। तो स्टेट ओवरसाइट के हिसाब से मेरे हिसाब से काफी चीज करनी चाहिए गवर्नमेंट लोग को। तो काफी अनसर्टेनिटी है इसमें, बहुत गैप्स हैं अभी भी लागू करने में, से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है इसके ऊपर। प्रियंका सिन्हा, अगर ये शिकायतें होती भी हैं तो ये अब मान लीजिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, वहां पर शिकायत हुई, जैसे अभी बड़ी बड़ी कंपनियों के मामले सामने आए हैं कि कितना उछाल है इन मामलों में, सजा के बारे में क्या, सजा किस हद तक सजा हो सकती है, कितनी सजा होती है, ये जो शिकायतें सामने आती हैं। मीटू के मामले का जिक्र हुआ था कि कितनी सारी शिकायत सामने आई, लेकिन उसमें कितने मामले हैं जो कि आपने आखिर तक पहुंच पाए और जहां पर सजाएं हुई। तो वैसे ही इसमें भी समझना चाहूंगी, एक वकील के तौर पर आपने इन मामलों को देखा होगा, क्या है स्थिति? बड़ी कंपनी का सिचुएशन एक है, बट मेरे ख्याल से जो मेन प्रॉब्लम है वो है एमएसएमई सेक्टर, और इंडिया में एमएसएमई सेक्टर काफी बड़ा है। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आईसीसी कमेटी फॉर्म करते हैं, उनके नाम आ जाते हैं, पीपल आर अवेयर ऑफ जो कंप्लायंसेस है बेयर मिनिमम कि ईयर के एंड में, एक कैलेंडर ईयर के एंड में एक रिपोर्ट फाइल करना होता है, वो भी करते हैं, बट इट इज जस्ट अ कंप्लायंस। द प्रॉब्लम हियर इज कि इसमें कोई क्विक मेथड नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफी जगह पे मिसिंग है। सिर्फ एक कमिटी फॉर्म करने से और रिपोर्ट फाइल करने से इसका कभी भी अवेयरनेस कंप्लीट नहीं होगा। बड़े कंपनीज में फिर भी रिपोर्टिंग हैज बिकम इम्पोर्टेंट, क्योंकि कंपनीज एक्ट में भी वो आ गया है कि एनुअल रिपोर्ट। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसी में नहीं थी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ये भी पता चला। कितना शॉकिंग है ये। एक घर में कहीं कहीं तो 4 एमएसएमई है, एंड वेयर द एम्प्लॉय साइज इज वेरी बिग। तो उसमें भी काफी जगह पे वही है कि फाइलिंग हो रहा है, शायद केसेस नहीं दिख रहे, तो अपने को लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है, बट अवेयरनेस ही नहीं है, एम्प्लॉयज को पता नहीं है कि किसको अप्रोच करे, कैसे अप्रोच करे। किसी जगह पे फॉर्मली एचआर भी नहीं है, या बिल्कुल कहीं कहीं पे फॉर्मली एचआर नहीं है, ज्यादातर जगहों पर ये जानकारी नहीं है कि किससे शिकायत करें, किसको अप्रोच करें, और यही जानकारी की कमी एक बड़ी बात है। कम से कम हमने यहाँ जो चर्चा की उससे जानकारी ये हुई है कि एक पॉश एक्ट है जो एक दशक पहले बना, और ज़रूरी है कि तमाम कंपनियां जो हैं इसके तहत अपने यहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाएं जहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट के मामलों की शिकायत की जा सकती है। ये जानकारी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं समय हम।
तो आज हमने ये चर्चा की कि क्या बड़ी कंपनियों में असुरक्षित हैं महिलाएं या ज़्यादा हो रही है रिपोर्टिंग और इसलिए सामने आ रहे हैं मामले, और अगर ये मामले सामने आ रहे हैं तो रिपोर्टिंग के बाद क्या इस पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि देश की नामी कंपनियों में महिला यौन हिंसा के मामले बढ़े हैं। पिछले साल के मुकाबले 2022-23 में 70% बढ़े हैं यौन उत्पीड़न के मामले। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और जागरूकता कितनी है, इसलिए ये चर्चा बेहद ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।